हेलो गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के एमसीक्यूज देने वाली हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के व्यू से यदि देखा जाए तो ये जो वीडियो है ये मैथ और बायो दोनों के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। टोटल मैं आपको 50 से 60 एमसीक्यूज बताऊँगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एमसीक्यूज हैं गाइस 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण है। तो आइंस्टीन का जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का, वो है 1/2 mv² इक्वल h म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, तो इसको आपको इक्वेशन को याद करना है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है आइंस्टीन का और हाइजेनबर्ग का। ठीक है, देन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत का जो इक्वेशन है वो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h/4π। ठीक है, उसके बाद है तापमान में वृद्धि के साथ ठोसों की ऊष्माधारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम टेम्परेचर में वृद्धि कर देते हैं तो ठोसों की जो ऊष्माधारिता होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो ठोसों की जो ऊष्माधारिता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो ऊर्जा का ऑपरेटर होता है, और दूसरी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा का ऑपरेटर क्या होता है। तो ऊर्जा का ऑपरेटर जो होता है वो भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का इक्वेशन है। तो हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है उसका इक्वेशन होता है -h² mv² प्लस v। ठीक है, तो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के ऊपर से। देन नेक्स्ट है एक आइंस्टाइन का मान होता है। तो एक आइंस्टाइन का मान होता है NH म्यू। उसके बाद है तरंग यांत्रिकी का एक अभिग्रहित है। तो इसका आंसर है H साइन इक्वल E साइन। ठीक है, नेक्स्ट है एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए सामान्यीकृत तरंग फलन है √2/a साइन कोष्टक में nx पाई इक्वल ax। ठीक है, उसके बाद है एमओ मॉडल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिट मॉडल में आणविक ऑर्बिटलों के लिए चिन्ह है। तो इसका आंसर है सिग्मा, पाई और डेल। नेक्स्ट है 2 परमाणुवीय ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। तो जब 2 परमाणुवीय ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो 2 आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। नेक्स्ट है O2 अणु की प्रकृति होती है। तो जो O2 अणु होता है उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। sp2 संकृत ऑर्बिटलों के बीच का कोण होता है। तो sp2 जो संकृत ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच का जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। sp3 संकृत ऑर्बिटलों के बीच कोण होता है। एक बार और बता देती हूँ, sp2 संकृत ऑर्बिटलों के बीच जो कोण होता है वो होता है 120 डिग्री, sp3 में 109 डिग्री 28 का और sp में 180 डिग्री का। ठीक है, अधिकतर पूछे जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करे आते हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद है सबसे उच्च ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होता है। तो प्रति आवंधी जो ऑर्बिटल होता है वो सबसे उच्च ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन साई है तो प्रायिकता घनत्व होगा। तो इसका आंसर है साइन स्क्वायर। नेक्स्ट है 2000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्घ्य की तरंग संख्या होगी। तो इसका आंसर है 1/2000 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, नेक्स्ट है एच म्यू बराबर होता है। तो एच म्यू बराबर होता है h इंटू c/λ। उसके बाद है 1 सेंटीमीटर तरंग में उसकी संख्या कहलाती है। तो जो 1 सेंटीमीटर तरंग होती है उसकी जो संख्या होती है उसे तरंग संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है
रेखीय अणु C2H2CO2 में घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं। तो इसका आंसर है 2। ठीक है, रेखीय अणु जो होता है C2H2CO2 इन सभी में घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियाँ 2 होती हैं। अरेखीय अणु जैसे H2S, H2O अणु में घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं। तो जो आरेखीय अणु होते हैं उनमें घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियाँ 3 होती हैं। उसके बाद है अणु जो सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रा देते हैं। जो अणु सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रा देते हैं उनका नाम लिखना है। तो इसका आंसर है HCl। निम्न में से किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है घूर्णन। घूर्णन जो संक्रमण होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद है HCl अणु होता है। तो HCl अणु जो होता है वो द्विपरमाणुक अणु होता है। नेक्स्ट है HCl अणु के लिए कंपन की विधाएं होती हैं। तो HCl अणु जो होता है उसकी कंपन की विधाएं 1 होती है। H2O अणु होता है आरेखीय। उसके बाद है IR स्पेक्ट्रोमेट्री में CO यौगिक कितने कंपन दर्शाता है? तो इसका आंसर है 2। फिर है प्रति क्वांटम उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं। तो इसका आंसर है एक्स किरणें। नेक्स्ट है बल स्थिरांक की CGS पद्धति में इकाई होती है। इसका आंसर है डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो जो रमन स्पेक्ट्रा होता है वो दृश्य और UV क्षेत्र में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रमन प्रभाव का कारण है। तो इसका आंसर है प्रकाश फोटोनों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आपतित किरणों की आवृत्ति में परिवर्तन को कहते हैं। तो इसका आंसर है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव भी पूछ लिया जाता है कि रमन प्रभाव क्या कहलाता है। तो प्रकीर्णन के कारण आपतित किरणों की आवृत्ति में परिवर्तन को रमन प्रभाव कहते हैं। रमन आवृत्ति है। तो इसका आंसर है μI माइनस μS इक्वल डेल्टा म्यू। नेक्स्ट है CH4 के लिए संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा। इसका आंसर है सिग्मा से सिग्मा स्टार। नेक्स्ट है मीथेन अणु में संक्रमण होता है। तो मीथेन जो अणु होता है उसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य प्रारंभ होती है। एक्स किरणों की जो वेवलेंथ होती है वो 150 एंगस्ट्रॉम से प्रारंभ होती है। संक्रमण का सही क्रम है। अधिकतर गाइस पूछा जाता है संक्रमण का सही क्रम। तो पहले आता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ग्रेटर देन पाई से पाई स्टार, ग्रेटर देन सिग्मा स्टार से एन। उसके बाद है तरंग संख्या के लिए सही क्रम है। तो जो तरंग की संख्या होती है उसके लिए सही क्रम है एक्स किरणें, ग्रेटर देन इंफ्रारेड किरणें, ग्रेटर देन रेडियो तरंगे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संक्रमण सबसे कम ऊर्जा के लिए होता है? तो इसका आंसर है पाई से पाई स्टार। पाई से पाई स्टार जो संक्रमण होता है वो सबसे कम ऊर्जा के लिए होता है। नेक्स्ट है CH3Cl अणु के लिए संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। CH3Cl अणु के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार और N से पाई स्टार होता है। नेक्स्ट है UV क्षेत्र के लिए कौन सा संक्रमण संभव नहीं है? तो UV क्षेत्र के लिए सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण संभव नहीं है। नेक्स्ट है एक आइंस्टाइन ऊर्जा का मान होता है। इसका आंसर है h म्यू। देन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है वो नहीं होती है। H2 प्लस I2 इक्वल टू HI। ये जो रिएक्शन है ये प्रकाश रासायनिक रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है अभिक्रिया H2 प्लस Br2 इक्वल टू HBr की क्वांटम दक्षता होती है। तो इसका आंसर है 0.01। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का विपरीत कहलाता है। तो प्रकाश रासायनिक जो रिएक्शन होती है उसकी विपरीत प्रतिदीप्ति कहलाती है। इसके बाद है नॉरिश प्रारूप फर्स्ट अभिक्रिया में विदलन के फलस्वरूप कितने मुक्त मूलक बनते हैं? तो जो नॉरिश प्रारूप फर्स्ट अभिक्रिया होती है उसमें 2 फ्री रेडिकल बनते हैं और नॉरिश प्रारूप सेकेंड अभिक्रिया में बना प्राथमिक उत्पाद होता है।
तो इसका आंसर है एल्कीन। गाइज नॉरिस प्रारूप जो फर्स्ट और जो सेकंड रिएक्शन है वो अधिकतर एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है, तो आपको इनकी तैयारी भी करना है, इन ओटी को भी देखना है, ओटी भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है गाइस, यदि आपको नॉरिस प्रारूप अभिक्रिया नहीं मिल रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसका आंसर है वेक्टर राशि। वेक्टर राशि जो होती है वो द्विध्रुव आघूर्ण होती है। नेक्स्ट है द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है, तो इसका आंसर है HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। नेक्स्ट है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम होगा, तो HCl जो अणु होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे न्यूनतम होता है। निम्न में से डिवाई का मान होता है, तो डिवाई का मान होता है 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनमें विपरीत चक्रण वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि विपरीत चक्रण वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें विपरीत चक्रण वाले युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकनशीलता म्यू का मान होता है, तो इसका आंसर है म्यू ग्रेटर देन 1। उसके बाद है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकनशीलता का म्यू का मान होता है, तो इसका आंसर है म्यू लेस देन 1। इसके बाद है प्रकाश सक्रियता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है उसके द्वारा प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित की जाती है। अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक होता है, तो इसका आंसर है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, तो H2O2 जो अणु होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है क्यूरी बिंदु को परिभाषित कीजिए। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान में वृद्धि के साथ घटती है तथा वे एक निश्चित ताप बिंदु पर पहुंचते ही पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। इस बिंदु को क्यूरी बिंदु कहते हैं। इसके बाद है अभिविन्यासित ध्रुवण होता है, इसका आंसर है 4p/9 kT इंटू n म्यू स्क्वायर। इसके बाद है यूवी स्पेक्ट्रम का क्षेत्र होता है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। सो ये हो गए आपके BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। एग्ज़ाम में आने के इनके गाइस काफ़ी चांसेस हैं, तो आप सभी की तैयारी प्रॉपरली कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड के MCQs प्रोवाइड करूंगी जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।